नमस्कार साथियों और बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज हम अंकगणित से संबंधित कुछ अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको नवोदय, CHS, सैनिक विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, साथ ही साथ जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित जितने भी अंकगणित के अध्याय हैं और 9वीं 10वीं का जो आर्ट साइंस का अंकगणित है, उन सब के सारे अध्याय आपको क्रमशः एक एक करके अध्याय वाइज आपको मिलने वाला है। आज हम पहले वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि आगे चल कर के जो अध्याय पढ़ेंगे, जैसे वर्गमूल है, औसत है, प्रतिशत है, बहुत सारे अध्याय हैं। इन अध्यायों में आपको बेसिक जानकारी भी मिलने वाली है और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी मिलने वाले हैं, जिससे आपको प्रवेश परीक्षाओं में आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए देखते हैं संख्या पद्धति में अंक किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा होगा 0 से 9 तक के गणितीय संकेत। अब गणितीय संकेत का मतलब क्या है आप जानते हैं, जैसे हम प्लस, माइनस, ये इंटू, डिवाइड और इक्वल आदि ये सब चीज़ें जो यूज करते हैं, इसे गणितीय संकेत कहते हैं। उसी के साथ साथ जो 0 से 9 तक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक के जो भी संकेत हैं, चिन्ह हैं, उन्हीं को हम गणितीय संकेत कहते हैं और यही अंक होते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 10 होती है। आप काउंट कर लेंगे 0 से 9 तक, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब एक विशेष बात हम आपको बता देते हैं, जो ये अंक होते हैं, इन्हीं से बनते हैं संख्या। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या इसको हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं और अंक को डिजिट कहते हैं। संख्या क्या होता है? अंकों का समूह, यानी 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके जो बनाया जाता है एक समूह, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब संख्या कई प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, संख्याओं की संख्या कितनी होती है। अभी आपने देखा कि अंकों की कुल संख्या 10 है और संख्याओं की संख्या ये निश्चित नहीं है, इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, अनंत है ये क्लियर नहीं, क्योंकि एक के बाद एक संख्या जुड़ती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, तो ये सीमित नहीं है, तो इसको हम असीमित अनंत कह सकते हैं। यानी संख्याओं की जो टोटल संख्या होती है वो असंख्य है। और हाँ, एक विशेष बात हम आपको बता दें, इन संख्याओं के लिखने की 3 पद्धतियाँ होती हैं। वो तीनों पद्धतियाँ कौन कौन सी है ज़रा आप देख लें। एक पद्धति आपकी होती है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं, नंबर 1 में आपका आ गया हिंदी अरबी पद्धति। हिंदी अरबी पद्धति यानी कैसे लिखते हैं इस पद्धति में हम संख्याओं को? तो ये पद्धति में आप इस तरह से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो लिखा जाता है, हिंदी जिसे हम कहते हैं, वो हिंदी अरबी पद्धति है। फिर इसके बाद आप दूसरी पद्धति देखें, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये आपका दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या है, जो हम कहते हैं इंग्लिश गिनती, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा कौन सा पद्धति है? अंतर्राष्ट्रीय। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल पद्धति कहते हैं। और हमारी जो तीसरी पद्धति है उसका नाम है आप यहाँ पे देख लें, नीचे जगह कम है। तीसरी जो पद्धति है, इसे हम कहते हैं रोमन पद्धति। अब इस पद्धति में हम संख्याओं को या अंकों को कैसे लिखते हैं आप जानते होंगे। इसमें हम देखते हैं कि ये I, डबल I इस तरह से
III और ये IV और ये VI, ये जो तरीका होता है ये है आपका रोमन पद्धति। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, रोमन पद्धतियों के बारे में। अभी ये विशेष जानकारी आप यहाँ पे नोट कर लें। पहली जो पद्धति है संख्याओं को लिखने का, हिंदी अरबी पद्धति 1 2 3 4 5 6। दूसरी पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये हिंदी अरबी पद्धति जो होती है वो हमारे भारत में प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मान्य है। और रोमन पद्धति जो है वो रोमन के कुछ देशों के लिए है। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं। रोमन पद्धति हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इन तीनों पद्धतियों को आप नोट कर लेंगे। और हाँ, तो हमारा ये अंक और संख्या पूरा हुआ। अब हम देखेंगे संख्याओं के कुछ भाग। अभी आप इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं संख्याओं के कुछ हिस्से में। तो हम इसे भी मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। जगह कम है, कुछ नोट्स जो विशेष बातें होंगी मैं यहीं पे आपको लिख के बताता जाऊंगा, आप उसे नोट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम इंग्लिश के N, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है इसे समझते हैं। 1 से लेकर अनंत तक, यानी आप 1 से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाइए, और गिनतियों का कभी अंत नहीं होता है, आप अनंत तक जाइए। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ नोट्स हम आपको लिखाने जा रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप नोट कर लेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पे n मैंने लिखा है, n का मतलब नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, असंभव, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपने पढ़ा है यहाँ पे 0 से लेकर अनंत तक। तो अनंत का मतलब है कि आप चलते जाइए, एक के बाद एक आता रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। यह आपका नोट्स हो गया। अब आप देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और इंग्लिश के कैपिटल W से इसे दर्शाते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, जो आपका प्राकृतिक संख्या था, मतलब 1 से अनंत तक, उसी में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें, मतलब 0 को जोड़ लेते हैं, यानी 0 से शुरू करते हैं। अब 0 1 2 3 4 इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, सबसे छोटी होल नंबर क्या मिलने वाली है आपको, 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव ही नहीं है क्योंकि अनंत तक जा रहा है। और हाँ, एक विशेष बात यहाँ पे आप समझते चलेंगे, विशेष करके छोटे बच्चे जिनको 9 10 CHS कक्षा 6वीं और 9वीं का एग्ज़ाम देना है, कि अगर हम 0 की बात करें तो 0 केवल पूर्ण संख्या है, परंतु हम 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, तो ये हमारा पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की सारी संख्याएं हमें दोनों में मिलेगी, मतलब पूर्ण में भी मिलेगी और प्राकृतिक में भी मिलेगी। परंतु 0 क्या है, ओनली, केवल वो पूर्ण संख्या है। ये बात आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में और नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख पा रहे होंगे कि जो तीसरे नंबर पे लिखा है यहाँ, पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को, इसको I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I, इंग्लिश में कैपिटल I, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। जो हमारी पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक, यानी 0 1 2 3, पूर्ण संख्या के समुच्चय में, समुच्चय का मतलब समूह होता है, पूर्ण संख्या के समुच्चय में यदि प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल कर लें। अभी ऋणात्मक मान क्या है, इसको आप इस तरह समझिए, जैसे आप प्राकृतिक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आप लिखते जाते हो अनंत तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
तो ये संख्याएं धनात्मक है। जिन संख्याओं के आगे, आगे का मतलब बाईं तरफ, यदि कोई निशान नहीं लगा है तो उसको हम धनात्मक मानते हैं, यानी इसके आगे प्लस का निशान माना जाता है। लेकिन इसी के आगे यदि हम माइनस का निशान लगा दें तो ये संख्या हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा पे पढ़ेंगे आगे चल करके। अभी हम इतना जानते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्या हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक, उन संख्याओं के आगे यदि माइनस लगा हो, जिसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम शामिल कर लेंगे किसमें, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से। इस तरह से हम इसको लिख के आपको दिखा देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे ये 0 है, तो 0 के हम दाहिनी तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें धनात्मक संख्या मिलती है। ये धनात्मक संख्या हमारी है। जी के दाहिनी तरफ हम जा रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक धनात्मक संख्या। अब हम 0 के बाईं तरफ आते हैं, तो संख्या रेखा पे जब हम लिखेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, इस तरह से अनंत तक, इधर भी अनंत तक जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं के अनंत तक के मानों को लिखेंगे और उसके बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, पूर्णांक संख्या। यहाँ पे लिखा है पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान जब शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। अब इसमें नोट्स विशेष देखने वाला क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, दाहिनी तरफ बढ़ने का मतलब प्लस यानी बड़ा, तो इसमें अनंत तक जा रहे हैं। तो जब अनंत तक जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बड़ा संख्या मिलेगा ही नहीं। और ठीक वही काम जब हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं और ये भी अनंत तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे छोटा मिलने का संभव नहीं, मतलब वो नहीं है, छोटा मिलने का कोई संभावना नहीं है। अब आप देखिए, हम एक विशेष चीज़ आपको बताते हैं कि 0 से जब हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मान बढ़ रहा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। और वही चीज़ अब हम बाईं तरफ आ रहे हैं तो ये -1 छोटा हो गया किससे, 0 से, और -2 जो है वो -1 से छोटा हो गया। यानी हम जितना बाईं तरफ बढ़ेंगे मान उतना घटता जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4, 3 से छोटा -4। इस तरह से जितना पीछे जाएंगे संख्याओं का मान, संख्यात्मक मान तो बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो है, मान जो है घट जा रहा है इसके तुलना में। यानी आप अगर ऐसे लिख दें, ये देखिए है -10 और ये है 5, और इसमें पूछा जाए आपसे कि बड़ा कौन सा संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, कौन संख्या बड़ी है, 5। -10 क्या है, छोटा है। ये बात हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमारा पूर्णांक संख्या समाप्त हुआ। अब इसमें नोट्स में हमने क्या बताया आपको, आप यहाँ पे देखेंगे कि ना छोटी संख्या संभव है और ना ही बड़ी संख्या संभव है। अब हमें क्या देखना है, नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं इवन नंबर, कैपिटल ई है, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं और हिंदी में सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य हो, 2 से पूर्ण भाज्य हो। कहने का मतलब ये है, जैसे हम देखिए 3 अगर लिखें और 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, परंतु ये पॉइंट में आंसर आएगा 1.5। तो ये पूर्ण भाज्य नहीं है, परंतु हम 4 को यदि 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और पूर्ण आंसर आएगा 2। तो ऐसी संख्याएं, यहाँ पे लिखा है जो संख्याएं 2 से पूर्ण भाज्य हो, यानी पूरी तरह से विभाजित हो, उसमें किसी भी तरह का दशमलव वगैरह न आवे, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अब आप इसमें कुछ विशेष चीज़ देख लें, कैसे शुरू होता है सम संख्या। सम संख्या आपका शुरू हो जाएगा 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से 2-2 के अंतराल पे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2 से 2 पूरी तरह कटता है, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतया कट जाती है, इसमें दशमलव वगैरह नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या। अब यहाँ पे एक नोट्स बनता है, क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो वो आपकी होगी 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे बड़ी सम संख्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये अनंत तक जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, तो सबसे बड़ी सम संख्या संभव नहीं है। हाँ, एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे कि जीरो को भी सम संख्या में ही माना जाता है, परंतु आपको यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप क्या बताएंगे,
2 बताएंगे। लेकिन इस बात को याद रखेंगे कि 0 भी एक सम संख्या ही होती है। तो ये हमारा हो गया सम संख्या यानी इवन नंबर जो 2 से पूर्ण भाज्य हो। अब आप देखेंगे नीचे आपका है ऑड नंबर, ये ओ लिखा है कैपिटल ओ इंग्लिश का ऑड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो 2 से पूर्ण भाज्य न हो। आप परिभाषा अगर लिखेंगे तो पूरा लिख लेंगे, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के लिख सकते हैं आप। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। तो अब विषम संख्याएं क्या होती हैं जरा देखते हैं हम। विषम संख्याएं 1 माने 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2-2 का अंतराल आपको देखने को मिल रहा है। 1 के बाद अगर 2 जोड़ते हैं 1 में तो 3, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5, इस तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको सबसे छोटा जो विषम संख्या देखने को मिलने वाला है वो क्या है, 1। सबसे छोटी विषम संख्या, आपका जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, जो दूर से पूर्णतः विभक्त न हो। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे 3 है, 3 में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका 1.5 आने वाला है। तो ये डिवाइड तो हो गया, परंतु ये क्या है, दशमलव में है, पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ, यानी पूर्ण संख्या नहीं आया आंसर में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। इसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब ये हमारा हो गया विषम संख्या। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कैपिटल C से शुरू कर सकते हैं, COM, कंपोजिट नंबर। अब इसका मतलब क्या है, आइए देखिए यहाँ पे लिखा है परिभाषा, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है, हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये लिखा है 2 और ये लिखा है 4। अब आप देखेंगे कि गुणनखंड का मतलब पहले हम आपको बताएंगे, आगे तो वैसे एक गुणनखंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़े से में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ गुणनखंड का मतलब क्या है। अगर संधि विच्छेद करते हैं शब्द का, गुणन धन खंड, गुणन माने गुणा, खंड माने भाग, तो हर संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती है उसे हम उन संख्याओं का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 किससे कटेगा, 2 आपका 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो ये 1 और 2 क्या होगा, 2 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, 1 और 2 का गुणनखंड कहलाएगा। उसी तरह से हम ये देखते हैं 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो 4 के गुणनखंड क्या हुए, 1 2 और 4। बात समझ पा रहे हैं आप, 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 हो गए। अब क्या था यहाँ पे हमारा भाज्य संख्या का परिभाषा, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो अब देखिए इस 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 2, और 4 के कितने गुणनखंड हैं, 1 2 3, ये 3 गुणनखंड, ये 2 से अधिक हो गए। तो ये संख्या हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी, और ये भाज्य नहीं कहलाएगी। ऐसे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें भाज्य कहते हैं, हम आपको बताएंगे, और कुछ आपको ढूंढना होगा, प्रयास करना होगा, तरीका आप समझ लें। तो अब आप यहाँ पे देखें, भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कहाँ से शुरू होता है भाज्य संख्या हमारा, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 4 के बाद क्या मिलने वाला है, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर इस तरह से आप ढूंढेंगे आगे। अब कैसे ढूंढेंगे, आप प्रत्येक संख्याओं को रख के काट के देखने का प्रयास करेंगे। जैसे अब 12 के बाद आप देखिए 13 आएगा, तो क्या 13 किन किन संख्याओं से कटता है, इसे आप ध्यान देंगे, तो ये 1 और 13 से कटता है ना। अब ये काटने वाला जो चक्कर है, अभी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसको कहते हैं विभाज्यता का नियम। उसमें मैं बताऊंगा कि किसी संख्या को देख करके आप कैसे पहचानोगे कि ये किन किन संख्याओं से कट सकता है। तो विभाज्यता के नियम में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और इसको काम करना है कि कौन कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से कट रही है। फिर उससे आप चेक करेंगे कि ये कितनी संख्याओं से कटी। जैसे आपने 13 देखा, 13 1 और 13 से केवल कट रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। अब आप 14 को देखेंगे, 13 के बाद 14 किससे किससे कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, यानी ये 4 संख्याओं से कट रहा है 14।
तो अब यहाँ पे आपका ये क्या मिलने वाला है हमें, ये भाज्य संख्या मिलने वाला है। इस तरह से आप ढूंढने का प्रयास करेंगे और कम से कम 1 से लेकर 100 तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से आप ढूंढ कर लिखेंगे कि कितनी संख्याएं जो हैं भाज्य हैं या कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं। अब एक यहाँ पे आपका पॉइंट बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, राइट। और सबसे बड़ी संभव ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि वो चलता चला जाएगा आगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब क्या आने वाला है हमारे सामने, अब है अभाज्य संख्या। इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर बोलते हैं, और इंग्लिश के कैपिटल P से इसे हम डिनोट करते हैं अर्थात दर्शाते हैं। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा आप देख रहे हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये आप देख रहे हैं 13 यानी 13, इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को थोड़ा धीमा करके सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे आप। तो चलिए हम फटाफट लिखते हैं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर जी 1 नहीं लिखें। 1 क्या सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसे पर समझना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि देखिए 1 जो होता है, 1 किससे कटता है, केवल 1 से कटेगा। 1 केवल हमारा 1 से कटने वाला है। 1 जो है केवल 1 से कटता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, इसके गुणनखंड केवल 1 ही हुए। तो इससे स्पष्ट है परिभाषा से कि जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, केवल 1 ही गुणनखंड मिल रहा है। इसलिए 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और भाज्य संख्या तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 आपका जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या भी नहीं है, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट में क्या मिलेगा आपको कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होने वाली वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये रहा आपका नोट्स, आप पॉइंट भी नोट कर लेंगे, एक एक चीज़ों को बारी बारी से वीडियो को सुन करके अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और कुछ मैं आपको होमवर्क टाइप का दे देता हूँ, आप उसे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से आप देखें प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, तो आप कम से कम 100 तक की गिनतियाँ लिखें। 0 से अनंत तक इसे लिख लें। पूर्ण संख्या 0 से 50 प्लस में जाएँ, 0 से 50 माइनस में जाएँ। और सम संख्या कम से कम 100 तक का लिख लें, 2 से लेकर के। विषम संख्या 2 से विषम संख्या आप 1 से उठाकर 100 तक के बीच में लिख लीजिए। भाज्य संख्याओं को भी कम से कम 100 तक की गिनतियों में भाज्य भाज्य सब लिख लीजिए, ताकि आपको छोटी संख्याओं को ढूंढने में परेशानी न रहे। विशेष करके छोटे बच्चे जो 6वीं और 9वीं के एग्ज़ाम देने के लिए हैं, सेचस, नवोदय, सैनिक आदि का, तो वो इन अभ्यास कार्यों को पूरा कर लेंगे। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो मैंने पॉइंट बोला है उसको निश्चित तौर पे आप लिख लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें हम आपको लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।